दूसरे दिन मैं उस वक्त उठा जब दिन काफी निकल आया था। मुझे रम्या दादा ने आकर जगाया। मैं अपने बंगले पर अपनी नौकरी पर ठीक वक्त पर पहुंचना चाहता था। मेरी ड्यूटी शुरू होने में 15 मिनट ही बाकी थे। रम्या दादा की बीवी ने चाय की पतीली तैयार कर रखी थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया और रम्या दादा के साथ अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। यहूदी सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर पहुंचते ही मैंने सबसे बड़ी तब्दीली महसूस की। वो ये थी कि मेरा साहब यानी यहूदी चीफ ऑफ सिक्योरिटी फोर्स मिस्टर बरसाम अपने बंगले पर मौजूद नहीं था। उसकी भारी भरकम नाटे कद की यहूदी बीवी अकेली नाश्ते की मेज के पास कॉफी का मग सामने रखे कोई रिसाला पढ़ रही थी। सिगरेट उसकी उंगलियों में सुलग रहा था। तमिल नौकरानी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मैंने रोज की तरह हाथ बांध कर प्रणाम किया। मैडम ने आंखें उठाकर मुझे देखा। उसका चेहरा काफी संजीदा था। कहने लगी, भाड़ीकर आज साहब के लिए नाश्ता मत बनाना, उन्हें ऑफिस जल्दी जाना पड़ गया है। मैं अच्छी तरह जानता था कि सिक्योरिटी चीफ को आज क्यों जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैडम आज आपके लिए अनानास का सूप बनाऊं? इन दिनों अनानास पककर मीठे हो गए होंगे। उसने बेजारी से रिसाला मेज पर डाल दिया। मग में से कॉफी का एक घूंट पिया और सिगरेट का हल्का सा कश लेकर बोली, नहीं भाड़ीकर, मैं साहब के बगैर अनानास का सूप नहीं पीऊंगी। तुम मेरे लिए दलिया तैयार करो। फिर उसने तमिल नौकरानी को आवाज देकर किसी कदर करख्त लहजे में डांटा कि वो बर्तन साफ करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। मैडम का मूड क्यों खराब था मैं बखूबी जानता था। उसके खामद ने कुछ न कुछ जरूर बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो सिक्योरिटी चीफ ये इत्तला मिलने पर कि जेल में उनके 2 मुहाफिज हलाक कर दिए गए हैं परेशान जरूर हुआ होगा। और उसकी परेशानी से मैडम भी परेशान हो गई होगी। ये औरत वाकई अपने खामद से प्यार करती थी। अगरचे वो अपनी सहेलियों के साथ अपने खामद के दूसरी औरतों से माशकों के बारे में शिकायत करने से भी गुरेज न करती थी, ताहम वो अपने खामद की बहुत वफादार थी। मैं किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गया। थोड़ी देर में मुझे निशिस्त गाह में रखे हुए टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि ये सिक्योरिटी चीफ का ही फोन होगा। मैं जानता था कि चूंकि मैडम इस गलत फहमी में है कि मैं इब्रानी जबान से नावाकिफ हूँ, इसलिए वो अपने खामद से जो भी बात करेगी खुलकर करेगी और मैं उनकी ये गुफ्तगू सुन सकता था। चुनाचे मैंने जल्दी से एक कप में बोतल से दूध निकाल कर डाला और निशिस्त गाह में चला गया। मैडम ने रिसीवर उठा रखा था और इब्रानी जबान में अपने खामद से बात कर रही थी। मैंने दूध का कप मेज पर रख दिया और रुमाल से यूं ही मेज की सफाई शुरू कर दी। फिर दीवार के साथ कैबिनेट पर रखे हुए चीनी के नवादिरात की छाड़ पोंछ करने लगा। मैडम फोन पर कह रही थी, डार्लिंग इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने सिक्योरिटी वालों को तो नहीं मारा। ब्रिगेडियर तुमसे दुश्मनी रखता है। वो चुप हो गई। वो अपने खामद की बात सुन रही थी और हूं हां करती जा रही थी। जैसे बात काट कर बोली, मैं हैरान हूं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। बहरहाल तुम अगर नाश्ते पर आ सकते हो तो आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। 1-2 सेकंड रिसीवर हाथ में रखने के बाद उसने उसे टेलीफोन पर रख दिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तुम दूध का कप किसके लिए लाए हो? मैंने करीब आते हुए कहा, मैडम जरा देख कर बताएं, मुझे ये दूध खराब लगता है। मैडम ने दूध के कप को नाक के करीब ले जाकर सूंघा और फिर बोली, नहीं ठीक है, ले जाओ। वो बड़ी बेजार थी। मैं कप उठाकर किचन की तरफ चला तो पीछे से उसने आवाज दी, साहब के लिए भी नाश्ता तैयार कर लेना, शायद वो यहीं आकर नाश्ता करें। थोड़ी देर बाद बंगले के बाहर जीप आकर रुकी। सिक्योरिटी चीफ नशिस्त गाह में दाखिल हुआ तो वो फुल वर्दी में था। चेहरे पर परेशानी और नकाहत के आसार साफ नजर आ रहे थे। उसने टोपी कैबिनेट के ऊपर रखी और नाश्ते की मेज पर बैठते हुए बोला, डियर कुछ पता नहीं चल रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैडम उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और नया सिगरेट सुलगाकर अपने खावत को दिया और बोली, तुम्हारी नौकरी पर तो इसका कोई असर नहीं होगा ना? दोनों इब्रानी जबान में बातें कर रहे थे। किचन में मैं कान लगाए नाश्ता तैयार कर रहा था। बरसाम ने गहरा सांस खींचा और बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं नाश्ता तैयार करके तश्त में लगा चुका था। मैं उसे लेकर मेज के पास आ गया। साहब को झुककर सलाम किया और मेज पर कॉफी की चैनक और प्यालियां रखने लगा। उन्हें मेरी मौजूदगी में खामोश होने या राजदारी से काम लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैं इब्रानी जबान नहीं जानता। वो खुलकर उस दहशत अंगेज वाक़े पर बातें करने लगे जिसकी वजह मैं उनके सामने मौजूद था। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया कि इस होशरुबा वाक़े को हाई कमांड ने सिर्फ चंद लोगों तक ही महदूद रखने का फैसला किया है और खुफिया तौर पर जबरदस्त तफ्तीश और सुराग रसानी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये काम वहां पर मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस को सौंपा गया था। यहूदी सिक्योरिटी चीफ ने टोस्ट पर मक्खन वाली छुरी चलाते हुए भवें ताज्जुब से ऊपर उठाते हुए कहा, हाई कमांड का ख्याल है कि श्रीलंका से कोई पाकिस्तानी कमांडो यहाँ घुस आया है और यह सारी कार्रवाई उसकी तखरीबकारी का नतीजा है। मगर हमारी साहिली सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि बाहर से किसी गैर आदमी के इस जजीरे पर घुस आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैडम ने कहा, डियर ये भी तो हो सकता है कि इन तमिल बाशिंदों ने ये शरारत की हो। मेरे कान खड़े हो गए। मैं मैडम की प्याली में कॉफी डाल रहा था। सिक्योरिटी चीफ ने सर को आहिस्ता से झटका और बोला, इन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये लोग खुद अपनी जानें बचाकर जहां पनाह लिए हुए हैं। मैंने मैडम से पूछा, मैडम बालाई डालूं या दूध? आज दूध पर मुझे शक था साहब।
मैडम ने कंधे उचकाकर कहा, ये यूं ही वहम करता रहता है। मैंने हाथ बांधकर कहा, साहब आप हमारे माई बाप हैं, हम आपके सहारे जहां पड़े हैं, इसलिए आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। सिक्योरिटी चीफ के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नमदार हुआ। मैंने फौरन कहा, साहब जी, हमारे वेदों में लिखा है कि जो अपने मालिक की सेवा करता है उसका अगला जन्म जोगी का होता है, और जो अपने मालिक की जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर देता है वो अगले जन्म में देवता का रूप पाता है। साहब जी देख लेना, मैं भी आप पर किसी रोज अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। सिक्योरिटी चीफ ऑफिसर सिगरेट का कश लगाते हुए मुस्कुराया और कुर्सी पीछे खिसका कर उठा और बोला, पार्टीकर तुम बड़े अच्छे इंडियन हो, हम तुम्हें पसंद करता है। फिर एस्ट्रे में राख झाड़ते हुए बोला, देखो कल रात हमारे एक ऑफिसर के बंगले पर चोरी का केस हो गया है। मैंने चौंक कर कहा, चोरी साहब, ऐसा कौन कर सकता है? सिक्योरिटी चीफ बोला, यही तो हम मालूम करना चाहता है। तुम हमारे अपने आदमी हो, तुम अपनी बस्ती में लोगों की नकलो हरकत पर निगाह रखना। कोई आदमी मशकूक हरकतें करता नजर आए तो चुपके से मुझे इत्तला कर देना। तुम लोग बड़े अच्छे हो, मगर एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैंने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है साहब, मैं एक एक पर कड़ी नजर रखूंगा। जरा सा भी किसी पर शक हुआ तो फौरन आपको खबर कर दूंगा। आप हमारे माई बाप है साहब जी। सिक्योरिटी चीफ फर्श के कालीन पर टहलने लगा। उसकी बीवी अभी तक मेज पर बैठी कॉफी पी रही थी। मैं खाली ट्रे लेकर जाने लगा तो सिक्योरिटी चीफ ने मुझे करीब बुलाया और मेरी तरफ घूर कर देखा। अगरचे मेरे बदन में एक सनसनाहट सी जरूर दौड़ गई थी, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल सपाट ही रहा। सिक्योरिटी चीफ बोला, पार्टीकर, रात तुम्हारी बस्ती के सारे लोग अपनी झोंपड़ियों में ही थे? मैंने बड़े सीधे और साफ लहजे में कहा, जी साहब, मैंने शाम के वक्त सबको देखा था। सब अपनी अपनी झोंपड़ियों के बाहर बैठे ताड़ी पी रहे थे और आपस में झगड़ रहे थे। एक लम्हे के लिए वो कालीन की तरफ देखता रहा, फिर मेरी तरफ निगाहें उठाकर बोला, ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो, और हाँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है, अपने आदमियों की निगरानी करते रहना, हम तुम्हें इनाम देगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, इनाम का मुझे लालच नहीं, ये हम सब की इज्जत का सवाल है। हम कभी चोरी नहीं करते, हम बड़े पक्के वैष्णु हैं। हम लड़ते झगड़ते और आपस में मारपीट जरूर करते हैं, मगर चोरी कभी नहीं करते। फिर भी अगर हम में कोई ऐसी काली भेड़ आ गई है तो मैं उसे पकड़कर आपके कदमों में ले आऊंगा। सिक्योरिटी चीफ ने मेरे कांधे को थपथपाते हुए कहा, शाबाश, और टोपी सर पर रखी और मैडम की तरफ मुतवज्जे होकर इब्रानी जबान में बोला, मेरे बारे में तुम फिक्रमंद न होना, मेरे हाथ साफ हैं। अगर जंगल में कोई पाकिस्तानी गुरिल्ला छुपा हुआ भी है तो वो हमारे हाथ से बचकर नहीं निकल सकेगा। मैडम ने फिर ब्रिगेडियर की दुश्मनी की बात की तो सिक्योरिटी चीफ ने झंझला कर कहा, मेरा इसलिए दुश्मन हो गया है कि मैंने उसे पाकिस्तानी लड़की के सेल में जाने की इजाजत नहीं दी थी। वो जानता है कि अगर ये बात मैंने हाई कमांड तक पहुंचा दी तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाएगा, इसलिए वो मुझसे दुश्मनी रखते हुए भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, हो सकता है दोपहर को लंच पर ना आऊं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। मैं किचन में जा चुका था। ये सारी बात मैंने किचन में बर्तन सिंक में रखते हुए सुनी थी। उसकी जीप स्टार्ट होने के बाद कॉम्प्लेक्स की तरफ चली गई। अगर मैं चीफ सिक्योरिटी के बंगले पर काम न कर रहा होता और मैंने उस पर अपनी वफादारी और खिदमत गुजारी का सिक्का न जमाया होता तो मुमकिन था कि उसे मुझ पर शक हो जाता, क्योंकि मैं ही 2 माह पहले से इस जजीरे में आया था। लेकिन मेरे आने का ड्रामा इस कामयाबी और तफसीलात के साथ रचाया गया था कि उसके दिल में मेरे बारे में बदगुमानी पैदा नहीं हो सकती थी। मैं उसी लम्हे से मोहतात हो गया। अब मुझे सिर्फ एक ही उलझन थी कि अगर इन लोगों ने इस नहज पर तफ्तीश शुरू कर दी कि पिछले 2-3 महीनों में बाहर से कौन आया है तो मैं धर लिया जाऊंगा, और मुझे पाकिस्तानी गुरिल्ला साबित करने के लिए सिर्फ मेरा डॉक्टरी मुआयना करने की ही देर थी। मैंने अपने अमल को तेज करने का फैसला कर लिया। उस रोज बस्ती में तलाशी का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी अदम मौजूदगी में यहूदी सिक्योरिटी गार्ड्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की निगरानी में हो रहा था। बस्ती वालों को यही बताया था कि एक फौजी अफसर के बंगले में चोरी हो गई है और चोर कोई कीमती हार चुरा कर ले गया है। शाम को मैं बस्ती में आया तो मेरी झोंपड़ी का फर्श भी जगह जगह से खुदा हुआ था। दादा रमिया परेशान था। कहने लगा, अगर हम में से किसी ने ये काम किया है तो उसमें हम सबसे सख्त दुश्मनी की है। जरा सोचो, अगर ये लोग हमें जजीरे से निकाल दें तो हम बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? केरला पुलिस तो हमें जेल में बंद कर देगी। इन यहूदी साहिबों ने हमें पनाह दे रखी है, हमें तो इनकी दिन रात खिदमत करनी चाहिए। रमिया दादा ने बस्ती वालों को जमा करके इस किस्म की एक तकरीर भी की। सबके चेहरे लटके हुए थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी चोरी नहीं की थी। मैं बहाने बहाने से उपलों के ढेर की तरफ गया। इस ढेर की भी तलाशी ली गई थी। उपलों को इधर उधर हटा कर देखा गया था, मगर खुदा का शुक्र है कि वहाँ किसी ने जमीन नहीं खोदी थी, वरना मेरा पिस्तौल वहीं जमीन के अंदर 2 फुट नीचे दफन था। यह पिस्तौल मुझे यहूदी फायरिंग स्क्वाड के सामने पहुंचाने के लिए काफी था। सारे यहूदी कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई थी। सिक्योरिटी चीफ इस सिलसिले में अपनी बीवी से जो बातें करता वो मैं समझ लेता। उसकी जबानी मुझे मालूम हुआ कि हैफा से एक इंतहाई तजुर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां पहुंच रहा है। मैं चौकन्ना हो गया। वहां रोज बरोज
रोज़ तहकीकात होती उसका भी मुझे इल्म हो जाता, क्योंकि सिक्योरिटी चीफ अपनी बीवी से इस ज़मन में ज़रूर गुफ्तगू करता। ये लोग अभी तक मेरी चप्पल और दूसरे सिक्योरिटी मुहाफ़िज़ की वर्दी बरामद करने में कामयाब नहीं हुए थे। उन्हें मरने वालों के बदन पर से मेरे हाथों के निशान भी नहीं मिले थे, न ही उन्हें चट्टान के पीछे जंगल में मिट्टी के तोदे वाली मेरी ज़मीन दोज खुफिया कमीनगाह का इल्म हो सका था। लेकिन हैफा के नए इंटेलिजेंस ऑफिसर के आने की खबर मेरे लिए तशवीशनाक थी। इस बात का इम्कान था कि वो मुझसे पूछगिछ करें, क्योंकि तमिनों की बस्ती में मैं ही नया रंगरूट था। मेरी हालत उस वक्त एक ऐसे बहरी जहाज की थी जिसकी तरफ तबाहकुन तारपीडो बढ़ता चला रहा हो। यह तारपीडो मुझे हिट कर सकता था। अगर तब तक मैं सोनिया को वहां से निकाल कर ले जाने में कामयाब नहीं हो जाता तो मुझे इस आने वाली आफत का मुकाबला करना था, जुर्रतमंदाना और मर्दाना मुकाबला। इस नए इंटेलिजेंस ऑफिसर की आमद मेरे लिए इसलिए भी खतरनाक थी कि ऐन मुमकिन था कि वो मेरे पूरे रिकॉर्ड और मेरी शक्ल से भी वाकिफ हो। ऐसी सूरत में मेरा बच निकलना नामुमकिन था। उधर सिक्योरिटी चीफ और मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने मिलकर बस्ती के एक एक मर्द को तजुर्बा गाह में बुलाकर उनकी डिटेक्ट स्क्रीनिंग शुरू कर दी। ये एक्सरे की तरह की मशीन थी जिसके पीछे आदमी को खड़ा करके उससे सवाल किए जाते। एक दिन मेरी बारी भी आ गई। सिक्योरिटी चीफ ने मुझे कहा कि ये दफ्तरी कार्रवाई के लिए जरूरी है, इसलिए तुम्हें भी चलना होगा। मैं लेबोरेटरी में पहुंच गया। 2 डॉक्टर और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी वहां मौजूद थे। उन्होंने मुझे गौर से देखा। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया और फर्श पर कोने में लगकर बैठ गया। नर्स ने मशीन के आगे एक स्क्रीन शीट लगाई और मुझे पीछे खड़े होने का कहा। मैं इस किस्म की कई मशीनों में से गुजर चुका था। मुझे अपने ऊपर झूठ को सच बनाकर तारी करने की इंतहाई महारत हासिल हो गई थी, क्योंकि मैं ये काम अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि मुल्क के बेहतरीन मफाद के लिए कर रहा था। इसलिए मुझे भरपूर एतमाद था। मैं मशीन के पीछे खड़ा हो गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने हिंदी में मुझसे अचानक पूछा, तुम बुधवार की रात को जेल की 4 दीवारी में क्या करने गए थे? ये बहुत ही खतरनाक सवाल था। अगर मेरा पूरा तजुर्बा और महारत मेरे साथ ना होती तो मैं कदमों से उखड़ गया था। ये सवाल मेरे लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। मैंने अपने आसाब और एहसासात को पूरे तौर पर कंट्रोल में रखा और किसी कदर हैरान होकर हाथ बांध कर कहा, हुजूर, हमने तो जेल की 4 दीवारी कभी देखी भी नहीं। हम तो रात को बस्ती से बाहर कभी गए ही नहीं। मैंने अच्छी तरह महसूस किया था कि मेरे दिल की धड़कनों में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से जितना भी फर्क ना आया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने फौरन ही दूसरा सवाल कर दिया, तुम्हें चोरी के बारे में इल्म है कि यही किसने की थी? मैं बड़े एतमाद और भोलपन से सर हिलाते हुए कहा, नहीं महाराज, हमें तो इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर होता तो हम अपने साहब को फौरन बता देते। हम तो हुजूर के नमकखार हैं महाराज। मुझे फारिग कर दिया गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और वापस चला गया। मुझे हर वक्त बस एक ही धड़का लगा रहता कि बस्ती में मैं ही नया नया आया था। अगर उस इंटेलिजेंस ऑफिसर को जो हैफा से आया था मुझ पर जरा सा भी शक पड़ गया और उसने मेरा डॉक्टरी मुआयना किया तो सारा भांडा फूट जाएगा। मुझे यूं महसूस होने लगा कि मैं किसी ऐसे पुल पर से गुजरने की कोशिश कर रहा हूं जो उस तरह की धार की मानिंद है, लेकिन मुझे उस पर से हर हालत में सही और सालिम गुजरना था। मैंने पहला काम ये किया कि अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी और सर के बाल मुड़वा दिए। बहाना ये बनाया कि मेरे सर और मुंह पर खारिश रहने लगी है। यह पेशबंदी हैफा से आने वाले नए मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए थी, क्योंकि हैफा में मेरी जो तस्वीर सरकारी हलकों तक पहुंची थी उसमें मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी थी। मैंने अपना हुलिया बिल्कुल तमिल मद्रासियों जैसा कर लिया। माथे पर हर वक्त तिलक की लंबी लंबी लकीरें डाले रखता। मेरे हुलिये में काफी फर्क पड़ गया था। एक रात अंधेरे में मैं अपनी खुफिया कमीनगाह यानी लहद का मुआयना करके आया। लहद के कोने में सूखे नारियल उसी तरह पड़े थे जहां मैंने एक चाकू भी लाकर रख दिया था। ये मालूम करने के लिए कि सोनिया किस मकाम पर कैद है, मैंने एक चाल चली। एक रोज सिक्योरिटी चीफ की बीवी हाथों पर जैतून की मालिश कर रही थी कि मैं करीब से गुजरते हुए अचानक रुक गया और गौर से झुककर उसके हाथों को तकने लगा। मैडम मेरे हाथ की लकीरों के इल्म की बेहद मोतकिद थी, क्योंकि जब मैंने तावीज़ तालाब में डाला था उसके खावद ने किसी गैर औरत की बात नहीं की थी। ये एक हुस्न इत्तेफाक ही था। उसने किसी कदर तशवीश के साथ पूछा कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा, मैडम, देख रहा हूँ कि आपके दाएं हाथ की एक लकीर खतरनाक हद से आगे बढ़ रही है। मैडम ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने फैला दिए। भाड़ीगर, जल्दी देख कर बताओ कि ये लकीर क्यों बढ़ रही है, इससे क्या होगा? मैंने यूं ही एक लकीर पर अपनी उंगली रख दी और चेहरे पर परेशानी की असरात लाते हुए कहा, मैडम, ये आपने क्या कर लिया है अपने साथ? यहूदी औरत तो परेशान हो गई। मैंने आंखें बंद करके संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा। आंखें दोबारा खोलकर हाथ की लकीर पर आंखें गाड़ दी और कहा, ओम सर्वम ब्राह्म्यम। मैडम, ये पाकिस्तानी औरत तो खतरनाक भूत बनकर आपके खावत को हमेशा के लिए आपसे जुदा करने वाली है। मैडम तो जैसे सख्ते में आ गई। उसे मुझ पर बेहद एतकाद था। कुछ वो ज़ईफुल एतकाद भी थी, कुछ मेरा हुलिया मद्रासी पुजारियों जैसा था। ऊपर से मैंने संस्कृत का एक श्लोक भी पढ़ दिया। जल्दी से मुझे अपने कमरे में ले गई और टेबल लैंप जलाकर अपना हाथ मेज पर फैला दिया। बोली, पार्टीकर, अब लकीरों को गौर से देखो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है।